लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप राम रहीम सेना से जय श्री राम करने लगे? जय श्री राम पहले भी हम करते थे। माइनस रहीम तो नहीं कर दिए है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम माइनस रहीम क्यों करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं राजीव। सिटी न्यूज की टीम नेताजी कैसे है कार्यक्रम के तहत पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की भ्रमण कर रही है। इस दौरान आज हम ढाका विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के कदावर नेता, पूर्व विधायक एवं वर्तमान प्रत्याशी पवन जायसवाल जी हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज कार्यक्रम में। नमस्कार है। आपको जैसे पता चल ही गया होगा, हमारा कार्यक्रम चल रहा है नेताजी कैसे हैं। तो सबसे पहला सवाल भी यही रहेगा, नेताजी कैसे हैं? नहीं, हम तो ठीक हैं, हम ठीक हैं, हमारी जनता भी ठीक है और मेरा क्षेत्र भी आगे ठीक रहेगा। पवन जी, जैसे हमने पता किया है आपके बारे में, कुछ पता चला है आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत राम रहीम सेना के तहत की थी। इसी के साथ आपको जीत भी मिली थी। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं 1995 में 26 दिसंबर 1995 को हम जनता दल ज्वाइन किए थे और रघुनाथ झा जी उसमें संसदीय कार्य मंत्री थे। उनके समक्ष हम अपने पैतृक आवास फुलवरिया पर राजनीति में प्रवेश किए थे, राजनीतिक दल में प्रवेश किए थे। उसके पहले हम 89 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम वर्गीनिया से अपनी छात्र राजनीति शुरू किए थे और फिर धीरे धीरे जब 2001 में जिला परिषद हुए तो फिर वो राम रहीम सेना, चूँकि ढाका हिंदू मुसलमान के मामले में पूरा बदनाम जगह था, बड़े विवाद होते थे, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। हमारे जो इष्ट मित्र, हम जिस धर्म से आते हैं, मेरा हिंदू धर्म है, तो पूजा के समय हम जय श्री राम करते हैं, वो मेरा धर्म है। लेकिन किसी को क्षति पहुंचा देना ये हिंदू समाज का धर्म नहीं कहता है और हम लोगों ने कभी ऐसे चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया है। अपने धर्म को हम आगे बढ़ाते हैं और जिनका जो धर्म है उसकी प्रचार प्रसार करें, अपने धर्म में आस्था रखें, इससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। माइनस रहीम तो नहीं कर दिए है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम माइनस रहीम क्यों करेंगे? भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को माइनस कर सकता है। जो व्यक्ति है, जिसके हाथ में हुनर होगा वो। पवन जी, पिछले चुनाव में भी आप बीजेपी के ही उम्मीदवार थे, कैसे चुप हो गए? जब आप पद पे रहेंगे, जीते हुए रहेंगे, तो लोगों की जिज्ञासा भी बहुत रहती है। और पहली बार ढाका में विधायक बनने का मौका हमें मिला, काफ़ी परिश्रम के बाद, 14 वर्षों के बाद। एक तरह से वनवास कहिए, वनवास जिस तरह राम भगवान वनवास हुआ था, 14 वर्ष तक लगातार हम चुनाव हारते रहे और लोगों ने विश्वास करके हमें वोट दिया। तो 14 वर्ष का जो जिज्ञासा था, जो मन में भावना रहा होगा कि हमारे नेताजी जीतेंगे तो बहुत कुछ करेंगे मेरे लायक, तो सभी की मनोकामना पूर्ति नहीं हुई होगी। दूसरा चीज़ है कि राजनीति में चाहे जितना अच्छा भी काम आप करें, तो समीकरण आपके पक्ष में नहीं होता है, तभी परेशानी होती है। तो ढाका में उस समय हुआ क्या था कि जो अक़लियत वर्ग के जो मतदान केंद्र थे, वहाँ मतदान का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ओवर उसको कहिए आप। तो ओवर हुआ तो एक कारण वो रहा। दूसरा कारण वोट का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, समीकरण थोड़ा पक्ष में नहीं होना था। तीसरा था कि जदयू और राजद का गठबंधन हो गया था, तो एक एनडीए का घटक दल तो जदयू हम लोग से अलग था। नीतीश जी का भी पूरे बिहार में अच्छा जनाधार है, एक कारण था। लेकिन इस बार ऐसा कोई कारण नहीं है। नीतीश जी का गठबंधन, मांझी जी का और हम लोग के मुकेश सहनी जी का, सभी गठबंधन हम लोग के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के बारे में कुछ कहना नहीं है। पूरा देश 2014-2019 पूर्ण बहुमत में उन्होंने जीता है और क्षेत्रीय लेवल पर मैंने जो 5 साल में काम किया है, वो भी काम एक अपने आप में एक उदाहरण है। 63 साल बनाम 5 साल, मेरे 5 साल का काम पुराने 63 साल के काम के से ज़्यादा है। 5 साल में 18 मंत्री जी को क्षेत्र में लेके आए, तो उन्हें 400 शादी कराना, 1.25 लाख साड़ी बांट देना 5 साल में। शादी पे हम आएंगे, उसका चर्चा हाँ, आगे करेंगे विस्तार से। पवन जी, चेहरा मोदी जी ही है। चेहरा तो मोदी जी चेहरा तो देश लेवल पर मोदी जी चेहरा है, इसमें कौन दुमत है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और उन्होंने विदेश तक विश्व स्तर पे भारत को स्थापित किया है। तो मोदी जी की चेहरा को माइनस करके कोई थोड़े कर सकता है। आपसे ही पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री कौन है तो क्या कहिएगा आप प्रधानमंत्री में किनका नाम कहिएगा? नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी है, तो मोदी जी हैं। अब मोदी जी हमारे हैं तो चेहरा तो हमारे होंगे ही होंगे। देखिए, ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है, चूंकि चेहरा के लेकर अभी विवाद भी चल रहा है। आपको तो चेहरा मतलब क्या है? देश लेवल पर मोदी जी हमारे चेहरा है, राज्य लेवल पर नीतीश कुमार हमारे चेहरा है। जी जी, ये तो क्लियर कट है, इसमें चिंता की कौन सी बात है? विपक्षी भी चेहरा लगाना बोल रहा है। मोदी जी तो सबके प्रधानमंत्री हैं, हम भी चेहरा लगाएंगे। इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल की बात आएगी
तो उस पर अधिकार मोदी जी की सहमति से ही हो सकता है कि किनका चेहरा कौन लगाएगा। वो बड़ी बात है, उस पर पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे लिए देश स्तर पर मोदी जी का चेहरा है, राज्य स्तर पर नीतीश जी का चेहरा है और क्षेत्र स्तर पर मेरा चेहरा है। अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा मिल रहा है रिस्पॉन्स, अभी क्या है? हम तो कुछ नहीं बोलते हैं लोगों को, हम तो सिर्फ कहते हैं मेरा 5 साल पुराने जो जीते हुए हैं उनका 5 साल की तुलना कर लीजिए आप, दूर दूर तक कोई अंतर समझ में आए तब आप कहिए, तुलना कराते हैं लोगों को। जनता का रिस्पॉन्स बताइए, जनता का क्या रिस्पॉन्स इसी से तो मिलता है। मान लीजिए आपको भी देख लिया और हमको भी देख लिया लोग, तो देख लिया तो दोनों का तुलना करने में आसानी होगा ना लोगों को, किसने कौन काम किया, क्षेत्र में कौन समय दिया, विकास कौन किया, सामाजिक काम कौन किया। लोग तुलना कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं, इसका रिजल्ट 10 तारीख को मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा। लड़ाई किसे मान रहे हैं? लड़ाई किसे मान रहे हैं? लड़ाई किसे? जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा भाई साहब, जमीन पर काम हम किए हैं तो लड़ाई हमसे लड़ेगा। अब कौन लड़ेगा वो लोग बताएंगे ना, जो लड़ेंगे उनको एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी से लड़ना पड़ेगा, और हमसे कौन लड़ेंगे ये तो वो लोग से पूछिएगा। कई सारे उम्मीदवार हैं, इस उम्मीदवार के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक है पवन जी, आपने बोला किसी उम्मीदवार मेरा लक्ष्य चुनाव जीतना है, मेरा लक्ष्य लोगों का दिल जीतना है, मेरा लक्ष्य विकास के नाम पर चुनाव लड़ना है। इसलिए सामने कौन है इसकी चिंता हम कभी नहीं कर सकते हैं। मेरा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं, और हमें उम्मीद है कि नीचे वाले के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। मौजूदा विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? सीधा है, विकास बनाम विनाश, विकास बनाम विनाश। अच्छा पवन जी, एक चीज बताइए, ढाका विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्या आपको क्या क्या दिख रही है अभी, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जो छूट गया हो? यही समस्या है जो मैंने शुरू किया, उसी समय का जो स्वीकृत योजना थी, उसी समय का जो 5 वर्षीय योजना था, उसी पर काम हुआ है। इनका तो कोई अपना प्रोजेक्ट है नहीं, इनके पास अपना कोई थीम नहीं है, ना सोच है, ना कोई नीति है, ना 5 साल में इन्होंने बिहार विधानसभा में कोई बहस किया है। एक बार भी बिहार विधानसभा में यहाँ के जीते एमएलए ने डिबेट नहीं किया। जो वकील बिहार के विधानसभा के लिए जीत के गए और वहाँ इन्होंने डिबेट नहीं कर पाया, तो इनसे क्या उम्मीद किया जाएगा कि इसे विकास करेंगे? तो जो विकास की पटरी, विकास की गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई है उसको फिर से पटरी पर हम लाएंगे। एक जो है पवन जी, ढाका से 5 साल आप भी विधायक रहे हैं, परसिमन बना तो 5 साल आप भी विधायक चुने गए। वर्तमान में 2 टर्म से आपके सांसद भी हैं, आपके ही पार्टी के सांसद भी हैं, लेकिन ढाका विधानसभा क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और स्वच्छता, साथ में शिक्षा भी जोड़ दीजिए, तीनों समस्या से ग्रसित है। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आज़ादी के 63 साल में ढाका विधानसभा क्षेत्र में, ढाका और घोरासान में केवल 7 हाई स्कूल थे। 63 साल में सभी माननीय विधायकों ने किया। मुझे मौका मिला, मैंने 5 साल में 12 नया हाई स्कूल स्वीकृत कराया, और स्वीकृति नहीं कराया, उसकी बिल्डिंग को ही बनवाया। यहाँ 2 जगह इंटर की पढ़ाई होती थी, हमारे टाइम में 7 जगह इंटर की पढ़ाई नया शुरू हुई, तो 9 जगह हो गया। मेरे यहाँ 10 बेड का जो घोरासान का हॉस्पिटल है वो 30 बेड में परिवर्तित हुआ, भवन नहीं था, 3.5 करोड़ का बिल्डिंग बना। मेरे यहाँ जो रेफरल ढाका है वो 30 बेड का था, उसको अनुमंडल अस्पताल का दर्जा दिलवाएं। 100 बेड अनुमंडल अस्पताल का होता है, 50 बेड 60 बेड चलता है। आप जो भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो मेरा बहस किया हुआ पार्ट है। ढाका में पहले अनुमंडल स्तर के जो जज होते हैं, एसडीजीएम, सब जज ये नहीं बैठते थे, ये मोतिहारी बैठते थे। मैंने बहस किया था, ये कार्यालय ढाका में शिफ्ट हुआ, सारे जुडिशियल के लोग अब ढाका में बैठते हैं। पहले ढाका के एसडीओ और डीएसपी गोदाम में और सामुदायिक भवन में बैठते थे। मैंने बहस किया, 3 करोड़ 72 लाख की बिल्डिंग स्वीकृत कराई। आज एक बिल्डिंग के नीचे, एक छत के नीचे सारे अधिकारी और कर्मी बैठते हैं। हमको मतलब है शिक्षा के मामले में, तो बता दिया आपको, बगल का कि जवाहरलाल मेमोरियल को डिग्री कॉलेज करने के लिए मैंने असेंबली क्वेश्चन किया था, मेरा वीडियो आज भी उपलब्ध है, यूट्यूब पे है। घोरासान में 100 बेड का लड़कियों के लिए छात्रावास, मैट्रिक और इंटर, और ढाका में 100 बेड का मैट्रिक और इंटर की लड़कियों की छात्रावास मैंने बनवाया। घोरासान शुरू हुआ, हम हार गए, ढाका आज तक शुरू नहीं हुआ। ये वर्तमान विधायक ही बता पाएंगे कि उनका थीम क्या था। इनके टाइम में, वर्तमान विधायक के टाइम में, एक मनोहर पोथी समझते हैं ना, और अली बेते जो होता है उर्दू में, ये दोनों में से कोई स्कूल ही नहीं खोल पाए। पवन जी, आपसे जनता को बहुत उम्मीद थी। जब पहली बार आपने यहाँ से चुनाव जीता था ना, मैंने आज घोरासान क्षेत्र में कुछ लोगों से बात किया है, लोग आपसे एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब ये जीते तो पवन जी जीते हुए हैं, घोरासान को नगर पंचायत का दर्जा दिलवाएंगे। देखिए, ऐसा है कि मैंने नगर पंचायत इसको करवा दिया था, मैंने क्वेश्चन किया था, पूरी प्रक्रिया हो गई थी, गजट होने का प्रक्रिया आ गया था, लेकिन 6 महीना के बाद
चूँकि पंचायत चुनाव होता है विधानसभा के बाद, तो यहाँ 2 मुखिया जी जीते थे, सभी लोगों को कष्ट हुआ। जो जनप्रतिनिधि जीते थे उनका हुआ कि अभी जितना हमको 6 महीना नहीं हुआ, ये नगर पंचायत हो जाएगा तो दिक्कत होगा। और नगर पंचायत में टैक्सेशन हो जाता है। नगर पंचायत होने से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, एक टैक्सेशन का बोझ लोगों का बढ़ जाता है। और उसको सुदृढ़ करने के लिए नगर पंचायत भवन बहुत सा चीज़ है, 10 साल का समय लगता है। तो जो जनप्रतिनिधि थे उनका कहना था कि नहीं, इस टेन्योर में आप नहीं कराइए, जिसके चलते हम चुप हो गए। मैंने तो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी उसकी। अच्छा, पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आप कद्दावर नेता है पार्टी के। पार्टी का जो भी मैनिफेस्टो है सबको पता है, एक रिपोर्ट कार्ड है वो आपको उपलब्ध करवा देते हैं, उसको आप देख लीजिए। ये जो मैनिफेस्टो है इसको राज्य लेवल और केंद्र लेवल पर लागू करना है। हमारे असेंबली का जो मैनिफेस्टो है जो हमको करना है वो हमको मालूम है। नहीं, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कि आपकी गिनती बिहार बीजेपी में कद्दावर नेताओं में होती है, पटना तक आपकी चर्चा है। सुशासन तो आप समझते हैं ना, बिल्कुल। सुशासन, ये सुशासन तो मेरा मुख्य, हमारे दल का, गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मिशन है ये। और जो भी मैनिफेस्टो जारी एनडीए का होगा, ज्वाइंट एनडीए का हुआ होगा, उसको उस पर काम करेंगे हम लोग। हम लोग तो एक पार्ट एंड पोर्शन है, जो विधायक जीत के जाएंगे, जो सरकारी पक्ष के होंगे, सरकार का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। हमको जो सुझाव देना होगा हम सुझाव भी दे सकते हैं। पवन जी, एक क्वेश्चन और रह गया कि आपके गृह क्षेत्र, आप फुलवरिया से बिलोंग करते हैं, फुलवरिया घाट पुल आपके रीजन से ही चर्चा में आया कि फुलवरिया घाट पुल बनेगा, चूंकि विधायक जी का घर यहाँ पे है। आप बताइए फुलवरिया घाट शुरू कब हुआ? लोग तो बता रहे हैं, जिस हिसाब से हमने पता किया है कि पवन जी के रीजन से ही इसका ये हुआ है। शुरू में ही कराया था जी, उसका शिलान्यास हम ही लोग किए थे। जी जी। और शुरू हम लोग कराए, उसको लेके छत के लेवल तक गए, केवल छत का ढलाई बाकी है, दोनों तरफ का अप्रोच का भी काम हुआ। तब तक केस किया लोग कि भाई विधायक जी ने गलत ढंग से बलुआ घाट पर जो पुल बनना था उसको ट्रांसफ़र करके फुलवरिया घाट पे ले गए, बॉर्डर एरिया का। मुखिया जी हैं अतीक भाई, उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था। केस किया तो केस चला, केस में डिग्री हुई गवर्नमेंट का। तब तक उस पर 1.5 करोड़ रुपया व्यय हो चुका था। 2 साल का समय उस केस पोजीशन में लगा। केस कराया गया था बाधित करने के लिए। तब तक हम चुनाव भी लूज कर गए, और हम लूज कर गए तो यहाँ से राजद के विधायक जीते और राजद के पथ निर्माण मंत्री बने तेजस्वी यादव। 2.5 साल उनकी सरकार थी। 2.5 साल में ये विधायक जी ने एक ईंटा तक नहीं जुड़वाया। 5 साल की विधायकी में उस पुल पर एक ईंट भी नहीं जुड़ा, ये उनकी जिम्मेवारी थी। अब जब हमको जिम्मेवारी मिलेगी अब तब फिर हम बताएंगे। पवन जी, कल मैंने आपके जो राजद के विधायक हैं उनका भी मैंने कल बाइट लिया था। उन्होंने बताया था कि मैंने टेंडर करा दिया था, उस पुल का टेंडर करा दिया था, लेकिन कोई ठेकेदार काम नहीं करना चाह रहा है वहाँ पे। ऐसा है, विधायक जी को पता नहीं है कि वो पुल कितने का है, ठीक है। 5 साल में वहाँ कभी गए नहीं हैं, उनको क्या मालूम है इसके बारे में? कौन विभाग है मालूम होता था, 2.5 साल में क्यों नहीं शुरू करा दिए? इस देश में नेपाल में जाके आदमी कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है। हाँ, उनके डर से कोई नहीं करे, ये अलग बात हो गया। क्योंकि विधायक हुए हैं तो उनके डर से कौन काम करेगा, वो कराना चाहते नहीं है। लेकिन जब हम विधायक थे तो मैं शुरू करा के छत लेवल तक ले गया, और आप विधायक हैं तो कोई ठेकेदार आपका नहीं आ रहा है। भाई साहब, तो विधायक कैसे हैं आप? जब किसी को संरक्षण और सुरक्षा आप नहीं दे पाते हैं तो विधायक किस बात का है आप? अच्छा, आपके विपक्षी, नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन आपके विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि अब आप सिर्फ एक जाति विशेष के नेता बन के रह गए हैं। जो विपक्षी है उनसे पूछिए कि उनका जनाधार कितना है। पवन जायसवाल का इस बात का प्रमाण है कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ 5-10 हज़ार वोट होगा इस विधानसभा क्षेत्र में। 2001 से हम चुनाव लड़ते हैं। 4400 से हमारी राजनीति शुरू हुई थी जिला परिषद में, जिसको 10,500 जिला परिषद में किए, फिर विधानसभा में 19,000 किए, फिर उसके बाद 29,000 किए, फिर उसके बाद 49,000 किए, और उसके बाद 68,500 किए। तो मेरा तो जनाधार बढ़ते गया, हर जाति वर्ग का लोग हमारे साथ जुड़ते गया। लेकिन जो हमारे विरोधी या शुभचिंतक आप वो कहे होंगे, उनको कहिए कि एक चुनाव लड़े, उसके बाद पता चलेगा कि दूसरा चुनाव में उनका वोट कहाँ जा रहा है। हम तो 20 साल में मेरा वोट 20,000 के रेशियो से बढ़ रहा है। अच्छा पवन जी, 5 साल पर मेरा 20,000 वोट बन रहा है। भाई साहब, इनका वोट कहाँ गया? इनसे पूछिए। हम तो सर सभी दल और सभी जाति के लोग से तालमेल नहीं रखते तो निर्दलीय विधायक कैसे होते? और मेरा वोट दोबारा बढ़ता कैसे भाजपा में? 68,500 आया था, इस बार उसको 1 लाख से ऊपर ले जाएंगे। अच्छा पवन जी, एक ये सवाल है, लोकल सवाल है, चूंकि घोड़ासान से आपका पारिवारिक रिश्ता भी है। घोड़ासान के विकास को लेकर के क्या क्या आप रखे हुए हैं मन में कि ये ऐसे संवारना है घोड़ासान? चुनाव के समय में न संवारने की बात होगी न सुधारने की बात होगी।
चूँकि मैं 5 साल विधायक रहा हूँ और मैंने क्या किया है नहीं किया है ये लोगों को पता है। मेरा काम करने का जो तरीका है, मेरा जो मिशन है, इसको सब लोग को मालूम है कि विकास माने पवन जायसवाल मतलब विकास, ये मेरा मुख्य काम है। इसलिए हमको इस पर कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोगों को पता है कि मेरा काम करने का जो तरीका है, जो मोहल्ला आज़ादी के बाद से वंचित था, जो ये बरोखर और ये यदुवंशी नगर का इलाका, चकनगरी, ये सब लाइन विहीन था, कितना कहेंगे, चूँकि समय नहीं है और चुनावी भ्रमण में हमें निकलना है, इसलिए शॉर्टकट में यही कहेंगे कि हमको इसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। जो काम सार्वजनिक कामों से वंचित होगा क्षेत्र, वो काम हमारे दिमाग में है और उसको हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। पवन जी, जब आप विधायक थे यहाँ एक कार्यक्रम चलता था और पूरे राष्ट्र लेवल पे इसकी चर्चा हुई थी, गरीब लड़कियों का शादी कराना, बंद क्यों करा दिया? विधायक की हम घोषणा किए थे कि विधायक बन गए हैं, आपने हमको दल को छोड़ दिया, जाति को छोड़ के दिल से वोट दिया, तो मैंने शुरू किया था। विधायक रहने पर 10 को जुड़ाव होता है, वैसा टीम तैयार किए थे। जब हार गए तो इसलिए छोड़े कि भाई जो हुए हैं वो क्या करते हैं लोग देखे, सब काम हम ही करते रहेंगे तो फिर जीता हुआ का तो उम्मीदें लोग छोड़ देगा। नहीं, आप भी तो जनप्रतिनिधि अभी भी हैं। साहब तो दूसरा काम किए ना, कोरोना में आप क्या किए सो पता है आपको। हारने के बाद में जो किए हैं तो पता है। राज्य में पहला विधायक, पूर्व विधायक होंगे जो सैनिटाइज 26 तारीख से हम शुरू करा दिए, 24 को लॉकडाउन हुआ, तो मैंने कहा उसमें कुछ किया। हम जो किए हैं वो एक उदाहरण है। और हम तो 450 शादी करा दी है। विधायक जी जीते हैं वो निकाह नहीं करा पाए, निकाह तो छोड़िए, निकाह ही अंगूठी नहीं दे पाए किसी को। हिंदू तो हिंदू मुसलमान का नहीं करा पाए, मैं तो हिंदू मुसलमान दोनों का कराया था। अच्छा पवन जी, यहाँ से ढाका विधानसभा क्षेत्र से जदयू के एक कदावर नेता बागी हो गए हैं, अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी का दामन थाम लिए हैं। देखिए ऐसा है, अब जो है जदयू का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जदयू तो पूरा नीतीश जी के साथ है, जदयू पूरा हम लोग के साथ है। और जो नेताजी बगावत किए हैं वो दल का बगावत किए होंगे, ठीक है, हमारा बगावत नहीं किए हैं। टिकट नहीं मिला होगा, दल का बगावत किए होंगे, और राजनीति में ऐसा होता है, इसलिए मेरा कोई कमेंट नहीं है। हम अंतिम क्षण तक प्रयास करेंगे कि गठबंधन के पार्ट रहें और हम लोग के साथ आवें और हम लोग का मदद करें। अंतिम क्षण तक मेरा यही प्रयास रहेगा। पवन जी, ये आखिरी सवाल होगा, ये बताइए चुनाव जीतने के बाद आपके दिल में कुछ है जो विकास रुक गया था, उसको आप सबसे पहले प्राथमिकता देंगे कि हम उसको ढाका विधानसभा क्षेत्र में पहले वही करना चाहेंगे? देखिए, जो व्यक्ति काम करने वाला होता है, जिसको काम ही मिशन होगा, वो कौन काम पहले करेगा ये कहना बड़ा नहीं, कुछ मिशन तो होगा ना जो छूट गया हो आपसे। उसमें छूटे हुए वर्क हैं जो मेरे समय में छूट गए थे, उसकी चर्चा आज करके हम क्या करेंगे। हम तो उम्मीद नहीं किए थे कि चुनाव हार जाएंगे, तो जो छूट गए थे वो हमारे एजेंडा में होगा ना। अगर मेरा कोई लक्ष्य था, मैंने असेंबली क्वेश्चन किया था, कोई काम अधूरा रह गया, तो उसको पूरा कराना, या फिर नया कोई 5 साल में क्रिएटिव वर्क ऐसा होगा कि जिसको करना बहुत ज़रूरी होगा, तो उसको हम लोग करेंगे, वो कोई इशू नहीं है। पवन जी, सिटी न्यूज़ को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू के अध्यक्ष जी, ले लीजिए इनका आप। जदयू से जुड़ा सवाल। ये थे ढाका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी पवन जायसवाल जी। सहयोगी राहुल कुमार के साथ कैमरामैन निजाम, सिटी न्यूज़, ढाका। थे उनको लेके मैंने संगठन बनाया था और मैंने काम किया।